अगर हम बात करें जर्मनी की तो अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, यूएस अच्छे आईटी प्रोडक्ट्स बनाता है, चाइना अच्छी कॉपी करता है और हिंदुस्तान लोग बनाता है। मतलब हम बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं। और अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो क्या हमारे पास बाहर से कचरा लोगों को इंपोर्ट करने की जरूरत है? जी हां, जरूरत नहीं है कचरा को बाहर से इंपोर्ट करने की, क्योंकि हमारे पास खुद ही कचरा फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। राहुल बाबा हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर अपने आप ही कचरा फैलाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ ऐसा कि बाहर के लोग, अब विदेशी लोग मुद्दे को जाने बगैर, पहचाने बगैर, उसके बारे में कोई पड़ताल किए बगैर बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में अमानवीयता की। तो आइए आज बात करते हैं कुछ इन्हीं मुद्दों पर, बात करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की। आप सबने सारी स्लाइड्स देखी होंगी, सारी बातें देखी होंगी, लेकिन टैपिंग्स में हम बात करेंगे उन लोगों की जो इससे बेनिफिट होते हैं। तो स्वागत है आप सभी का tappings.live के इस नए एपिसोड में। मैं अनुपंत आज बात करूंगा आपसे गहन विषयों पे। कुछ लोग हैं जो अपने पद को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को गलत ठहराने पर तुले हुए हैं। कुछ ट्वीट्स आए, किसान आंदोलन की बात हो रही थी, किसान आंदोलन के शय पर अपने प्रोपोगेंडा को हिंदुस्तान में चलाने वाले ये लोग, इनकी एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। और ये लोग इसीलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस तो हिंदुस्तान के अंदर भी सक्रिय हैं। पहले बात करते हैं इन बाहरी लोगों की। तो कमला हैरिस की नीस जो हैं वो, मियां खलीफा, रिहाना, मिस थनबर्ग, ये लोगों ने ट्वीट करके ये दिखाया है कि हिंदुस्तान के किसानों के साथ ये हैं। कमला हैरिस की नीस मीना हैरिस, ये एक बुक राइटर भी हैं। इनका जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही है कि वो कमला हैरिस की नीस है। और वो कहती हैं कि हिंदुस्तान जो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है। अपनी ट्वीट में ये लिख रही हैं कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इस पे अटैक हुआ। ये उनका तात्पर्य इस बात से है कि हिंदुस्तान पैरामिलिट्री वायलेंस कर रहा है फार्मर्स के विरुद्ध, और हिंदुस्तान की जो छवि है वो जैसी दिखाई जाती है वैसी नहीं है। मैं छवि की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे ये सामने आएगी। दूसरा ट्वीट जो है वो करा है मियां खलीफा ने। मियां खलीफा जो हैं बहुत खलीफा वालों काम करती हैं, आप सब उनके बारे में नेट से पढ़ सकते हैं। मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ना ही उसकी गरिमा है, ना ही ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको एक इंटरनेशनल फेम दे दी गई है। यही लोग, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना बाहर की, जो इन्फ्लुएंस रखना चाहती हैं हिंदुस्तान में, फ्रॉड फाउंडेशन टाइप की, जो एक अलग अवार्ड भी बनाती हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसलिए ले रहा हूं भाई साहब क्योंकि क्या पता, मेरा तो नया स्टूडियो है, मेरा तो नया ऑफिस है, कल कोई आके तोड़ दे तो मुझे बहुत संभल के चलना पड़ता है। लेकिन आप समझ गए होंगे किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। ऐसी कई सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बात करेंगे उसके बारे में, पूरी पोटली खोलेंगे। लेकिन मियां खलीफा लिखती हैं कि किस तरह की अमानवीयता हो रही है हिंदुस्तान में। उनके पास इंटरनेट बंद कर दिया। चलिए, इनका जो एजुटेशन है वो तो समझ में आता है क्योंकि इनका पूरा धंधा इंटरनेट पर ही चलता है। और हिंदुस्तान में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है उसका डेटा तो आप लोग नेट पर सर्च करके निकाल ही सकते हैं। तो इनका तो सीधा सीधा बिजनेस लॉस है, तो ये समझ में आता है। हालांकि मियां खलीफा के हिसाब से तो जिस जगह से मैं आता हूं वहां पर तो व्हाट्सएप का वीडियो डाउनलोड करने में भी 2-2 दिन लग जाते हैं। तो हम तो पैदाइशी ह्यूमन राइट वायलेशन हमारे साथ होता जा रहा है। नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें मिलती है मिस रिहाना। रिहाना एक गवैया है, वो परफॉर्मेंसेस देती हैं, परफॉर्मर है, स्टेज पे परफॉर्म करती हैं। और उनको भी लग रहा है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इंडियंस के साथ, इंडियन फार्मर्स के साथ। हम लोग भी किसान फैमिली से आते हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो सीधे फार्मर साइड से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, हम लोग अगेंस्ट हैं फार्म लॉज के कुछ हद तक, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होगा, लेकिन इन्होंने तो ये पढ़ा भी नहीं होगा, इनको जरूरत भी नहीं है क्योंकि जितना पैसा मिलता है ये उतना ही लिखते हैं। एक लाइन लिखी है इन्होंने, इसका उनको एक ही लाइन का पैसा मिला होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है ग्रीटा थनबर्ग अपनी एक गलती की वजह से रिलीज कर दी ये सारी प्लानिंग, ये सारी हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई साजिश। अब ये साजिश हम पढ़ेंगे क्योंकि 21 स्लाइड्स हैं, 21 स्लाइड्स का टाइम हमारे शो में नहीं होगा, लेकिन हम केवल मोटी मोटी चीजों के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको एक एक करके ये पन्ने तो दिखाता रहूंगा। लेकिन ये क्यों हुई, ये साजिश क्यों रची गई,
इसमें ये लिखा भी जाएगा, ये लोगों को लगता है जो ये साजिश करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनको पता है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जो इनकी मदद करेंगे, हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जो इंतजार करते हैं इस तरह की फंडिंग्स का, हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल विल के लिए समर्थन करेंगे इन लोगों का। तो खोलते हैं पन्ने। सबसे पहला पन्ना तो इन लोगों ने, ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की स्लाइड्स हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन आपको मैं दिखा दूं, ये पन्ना कुछ इस तरीके का है। आप लोग भी ये डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे ये अब अवेलेबल है। शायद इन लोगों ने अपनी वेबसाइट से इसे अब हटा दिया है। इस एक वेबसाइट थी आस्क इंडिया वाई, आस्क इंडिया वाई को आप करेंगे सर्च तो एक हैशटैग आएगा और एक पेज खुलेगा, उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लिखा है कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरह से अत्याचार कर रहा है लोगों पर, बहुत सारी परिकल्पनाएं इन्होंने डाली हैं। लेकिन उसी में इन्होंने एक ये दस्तावेज डाला था जो अब इन्होंने हटा लिया है। देखिए इसमें टाइमलाइन है, टाइमलाइन। जब हम बिजनेसेस में बैठते हैं, जब हम ऑफिसेज में बैठते हैं तो टाइमलाइन क्रिएट करते हैं कि कब क्या 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 होगा। जब हम सिविल के भी लोग हैं, ठेकेदार लोग भी हैं, वो लोग भी टाइमलाइंस बनाते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने तरीके से। तो इसमें टाइमलाइन है 3, ये देखिए, ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन टाइमलाइन जो है वो 3 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी और 26 जनवरी जो जो कार्य होते रहे उनके आगे डन 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 होता रहा और 26 जनवरी इनका मेन प्लान था। तो ये तैयारियां पहले से हो रखी थी, कुछ अकस्मात नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो एकदम से हो गया, चलिए ये किसी की गलती थी इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। इसका मतलब सब प्लान्ड था। ये आगे हम बात करेंगे। 3 जनवरी को इनकी प्लानिंग मीट रखी गई, 8 जनवरी को टैगलाइन और हैशटैग्स भी फाइनलाइज हुए। ये फार्मर्स हैशटैग, ये हैशटैग वाली बात आप याद रखिएगा। नैरेटिव्स, किस तरह का नैरेटिव बनना चाहिए, क्या की मैसेजेस होंगे, एफएक्यूज क्या होंगे, सोशल पोस्ट्स किस तरीके से लिखे जाएंगे, फोटोग्राफ्स किस तरीके से खींचे जाएंगे। अच्छा, इन सारी बातों, इन सारे मुद्दों पे जब बात होंगे तो 13 जनवरी को फीडबैक ड्यू बैक टू ऑर्गेनाइज टीम ऑर्गेनाइज हो रही थी साहब। 17 जनवरी को मीडिया मटेरियल तैयार होगा, इनकी प्रेस रिलीजेस तैयार होंगी, एडवाइजरी तैयार होगी, पिचिंग मटेरियल तैयार होगा, लोगों को क्या बोलना है, किस तरीके से उन लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ये सब तैयारी हो रही थी। और 20 जनवरी को मटेरियल्स फाइनलाइज हुए, मटेरियल्स का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके आगे भी डन लिखा हुआ है, ये सारे डन 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 के टास्क थे। और आखिरी में 26 जनवरी को इन्होंने अपना प्लान सड़क पर उतारना था। 26 जनवरी जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की साजिश थी। पन्ने में इन्होंने लिखा है कि हम यहां पर क्यों हैं। ये देखिए, ये हैशटैग्स की बात मैंने आपको बोला था कि आप याद रखिए। फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग, और अगला है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, क्योंकि कम्युनिस्ट तो यहां पर भरे हुए ही हैं। वो, उनको किसान से कोई मतलब नहीं है, उनको मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो ज्यादातर इन लोगों को उनको दगाते हुए ही देखा है। अगली बात हम करते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से क्या प्लानिंग है इनकी। इन्होंने लिखा है देयर आर 3 पंजाब्स, ईस्ट, वेस्ट एंड द वन दैट लेज ओवर द एंटायर वर्ल्ड लाइक फाइन लेस। एक धागे की तरह बिखरा पड़ा है, मतलब जहां जहां पर पंजाबीज हैं, जहां जहां तक हमारे पंजाब के लोग हैं, उन लोगों को भी एक पंजाब मान रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन्हीं को टारगेट किया गया है। अगर आप इसके फाउंडर, जो पोएटिक जस्टिस के फाउंडेशन है, उसके फाउंडर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये लोग और किस तरीके से ये लोग आगे काम करते हैं। इन्होंने इसमें सिचुएशन डिफाइन करी है कि क्या सिचुएशन है हिंदुस्तान में अभी। हिंदुस्तान में ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं कि जिस तरह की बातें ये सोचते हैं, जिस तरह का माइंडसेट ये रखते हैं, हिंदुस्तान से एक हिस्से को तोड़ देने की, हिंदुस्तान के एक ज़मीन के हिस्से को तोड़ देने की, उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के ऊपर उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये इनह्यूमन है। और कम्युनिटीज़ इनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं ना। ये मानते हैं इनके हिसाब से, इनकी सिचुएशन के हिसाब से कि हिंदुस्तान में बेवकूफ़ लोग हैं, इसीलिए क्या इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जितना बड़ा एजिटेशन ये क्रिएट करना चाह रहे थे। तो कुछ इस तरह की बेवकूफ़ियाँ इसमें लिखी हैं। लेकिन अहम बात है ये पन्ना आप ज़रा गौर से देखिए। मैं थोड़ी देर आपको इस पन्ने को रख रहा हूँ कैमरे के सामने। देखिए इसमें कितनी बेहतर तरीके से स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स लिखा गया है। पढ़ के आपको सुनाता हूँ। स्ट्रेंथ्स ये जो अपनी मानते हैं वो है इंस्पिरेशन एंड एनर्जी,
ताकत और जो ये इंस्पायर्ड हैं किसी चीज़ से, गुडविल विद कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोगों के साथ इनके अच्छे रिलेशंस हैं, झूठ झूठ में उन्होंने अच्छे रिलेशंस उनके साथ बनाए हुए हैं, कमिटमेंट टू सेवा एंड वॉलंटियरिज्म। ठीक है भाई, वीकनेस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने लिखी हैं, कम्युनिटीज़ थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो ये कम्युनिटीज़ फैली हैं, किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो भी हम बाद में बात करेंगे। वैसे तो कई सारी कम्युनिटीज़ की इसमें भागीदारी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेसिबिलिटी, इन लोगों की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक्सेसिबिलिटी है। कोई मीडिया वाले हैं जो इनकी बातें रखते हैं, इनकी बातें करते हैं। आजकल थोड़े से डरे डरे घूम रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं किन मीडियाज़ की हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविज्म इन दी वेस्ट में जो सोशल मीडिया है उसके तहत इस बात को फैलाया जाएगा, और ये इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस जगह पे इनको काम करना था, जो कि हो भी रहा है। ये रेहाना वगैरह ये सब इसी तरीके से आए हैं। थ्रेट्स है कि कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरफेरेंस हो जाए तो, स्टेट वायलेंस हो जाए तो, मतलब इनके खिलाफ जब स्टेट खड़ी होगी तो उसको स्टेट वायलेंस कह रहे हैं। मीडिया अगर इनके अगेंस्ट बोलने लग जाए तो कौन सा मीडिया? दूसरा मीडिया। और इन्होंने लास्ट में लिखा है बीइंग ओवर्टली खालिस्तानी। अब समझ रहे हैं ना कि किस तरफ ये चीज़ जा रही है। बीइंग ओवर्टली खालिस्तानी, मीडिया से इनको डर था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। इनको डर था कि इनके ऊपर कोई, जैसे अभी FIRs हो रही हैं वो, और खालिस्तानी, प्रत्यक्ष रूप से खालिस्तानी दिख जाए तो वही पब्लिक भी आपसे दूर हट जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है, थ्रेट्स। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जब फार्मर्स के प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि फार्मर्स खुश नहीं हैं इस कानून से, तो ये कानून में बदलाव होने चाहिए। लोगों का प्रोटेस्ट, जो असली प्रोटेस्ट है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के, जो हमने पहले भी बात करी थी, पॉलिटिकल बलि वेदी पे ये लोग कुर्बान हो जाएंगे, कि किसान कुर्बान हो जाएंगे। और हर बार ये बात कहते हैं कि नहीं, हम इसमें किसी पॉलिटिकल लोग को नहीं आने देंगे, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आने देंगे। लेकिन असल बात यह है कि वो पॉलिटिकल लोग ही हैं जो इस एजेंडा को बार बार कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन लोगों के क्या थे? रिपील ऑफ फार्म बिल्स, एक्सपोज फैसिस्ट रिस्पॉन्स टू डिसेंट। ये इस तरह की लैंग्वेज इसलिए लिखी जाती है ताकि आप और हम जैसे लोग जब इसे पढ़ें तो हमें ये लगे कि नहीं यार, इन लोगों का जो असली मकसद है वो सही है। और इसमें लिखा है डिसरप्ट योगा एंड चाय इमेज ऑफ इंडिया इन जनरल। माने हिंदुस्तान की जो इमेज है वो है शांति की, वो है योगा की, मतलब एक तरह से शांति की जो इमेज है उसको डिसरप्ट करना चाहिए। उसमें बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में अमानवीय कंडीशंस है। अगर अमानवीय कंडीशंस होती साहब तो एक छोटे से कमरे में आप और हम इस तरह से वीडियोस नहीं बना रहे होते। एजुकेट पंजाबी साउथ एशियन कम्युनिटीज ऑन दिस इशू। हाँ, हम लोग तो बेवकूफ़ है ना, आप ही हो इंटेलिजेंट। और अगला है यूनिफाइड ग्लोबल डिस्रप्शन ऑन जनवरी 26 के दिन कुछ बड़ा करना था, उसकी बात हो रही है। प्लानिंग्स किस तरह से, चैलेंजेस इन लोगों के लिए थे। चैलेंजेस जो इन्होंने लिखे हैं, प्रोटेस्ट एक्शंस आरंट इजीली अंडरस्टूड, मतलब जिस तरह के प्रोटेस्ट ये करेंगे, लड़ाई झगड़े तोड़ फोड़, वो लोग समझ नहीं पाएंगे ना। बेवकूफ़ हैं यहाँ के लोग, बेवकूफ़ हैं लोग जो कि दूसरे के पैसे में बिकते नहीं है। एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ये लिखते हैं कि वो अब हल्के हल्के ख़त्म होने लगा है। और अनक्लियर हाउ इंडियन इशू इज़ रेलेवेंट आउटसाइड, क्योंकि अभी तक अनक्लियर है कि भाई हिंदुस्तान का इशू बाहर के लोगों के लिए कैसे रेलेवेंट होगा, क्योंकि असल पैसा था, असल ताकत तो वहीं से आएगी ना जनाब। मैनी ऑर्गेनाइजर्स डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स ये कह रहे हैं कि एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। भाई अगर कोई किसान आंदोलन कर रहा है तो वो तो अपनी काम करेगा ना, वो तो सही काम करेगा। तुम्हारे साथ क्यों बैठेगा वो? क्योंकि तुम्हारा तो मोटिव दूसरा है। मोटिव इनका क्या था? अगर हम बात करें वीकनेस में, जो हमने छोड़ दिया था, अब आप समझ रहे हैं, इसको कनेक्ट कीजिए वीकनेस से। वीकनेस इन्होंने बोला कि हमारा स्ट्रक्चर वीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये इनके साथ स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं। मैसेजिंग नहीं फैल पा रही है, इनके जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैसेजिंग के दो मतलब हैं, या तो मैसेजेस वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां ये पहुंचाना चाह रहे हैं, और दूसरा ये मैसेजेस लोग समझ नहीं रहे हैं या इनके साथ उन मैसेजेस को सुन के नहीं आ रहे हैं। रिसोर्सेज नहीं है, ये लिख रहे हैं, शायद इससे पैसे का कॉल होगा। लास्ट इज नो प्लान बियॉन्ड रिपील। अगर गवर्नमेंट ये केस, अगर ये गवर्नमेंट ये कानून वापस ले लेती है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे। तो क्या करना है आगे? ये इनकी वीकनेस है। इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान करना है, मतलब हिंदुस्तान को कहीं और तरीके से चोट पहुंचाने का मेन मुद्दा था। ये चल रही थी प्लानिंग। जो ग्लोबल डे है, ग्लोबल डे 26 जनवरी को बनाने की, 26 जनवरी को अलग तरीके से मनाने की प्लानिंग यहां चल रही थी। काफी सारे पन्ने हैं, काफी सारी चीजों में आप देख सकते हैं। ये अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला, अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमसे ले जा सकते हैं या आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किस तरीके से ये काम करेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये की रीजन्स हैं,
जरा गौर से देखिएगा। की रीजन्स हैं, देखिए कंट्रीज, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, आप समझ सकते हैं ये कंट्रीज क्यों हैं यहां पे। सेकेंडरी रीजन्स कीनिया, डेनमार्क, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड। और बीच में दो गोले हैं जिसमें एक में लिखा है सिख ऑर्गेनाइजर्स, दूसरे में लिखा है पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स। मतलब इन लोगों को टारगेट करना है इन सारी जगहों पे ताकि ये इस प्रोपोगेंडा को फैलाएं, ताकि ये हल्ला मचाएं। अपना आप तो ये लोग साइड में बैठे हैं, लेकिन इनके हिसाब से इन लोगों को अगर ये उत्तेजित कर देते हैं, इन लोगों को ये पैसा लगाने पे मजबूर करते हैं और इन लोगों से ये हल्ला मचवाते हैं देश के खिलाफ, तो इनके प्रोपोगेंडा सक्सेसफुल हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि सिख एक्चुअली जागे हैं और इनको अपना असली चेहरा दिखाएं। अगर सिख असल में जाग गए बॉस, तो जो आपका पार्ट सी से शुरू होता है और डी पे खत्म होता है ना, उसे फाड़ के रख देंगे। आप आए ना लोगों के पास, उन लोगों के पास ही जाते हैं आप लोग जो कि ऑलरेडी ये प्रोपोगेंडा का पार्ट होते हैं। खैर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इसका ऑलरेडी पार्ट है। ये पन्ना आप देखें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगेन वही कंट्रीज है। इसमें भी इन्होंने ये लिखा है कि जनरल पब्लिक तक सिख ऑर्गेनाइजर्स के तहत पहुंचाया जाएगा। एनवायरमेंटल ग्रुप्स इसमें लिखा है, पॉलिसी मेकर्स लिखा है, पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स लिखा है, कॉल टू एक्शन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजर्स। देखिए, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट्स एट और अराउंड इंडियन कंसुलेट्स, ये बाहर के लिए बात हो रही है, मतलब बाहर की ये टीम्स जो हैं इन्होंने इसको बनाया गया था। ये एक प्लान्ड व्यू है ये। इसमें भी सिख ऑर्गेनाइजर्स और पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स लिखा हुआ है। क्या बेहूदगी है यार, पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स। अबे यार, मतलब नाम तो ढंग के रखो ना। बड़ी अच्छी प्लानिंग थी। कैंपेन मटेरियल्स इन लोगों ने लिखा था प्लान में कि कैंपेन मटेरियल्स कैसे बनाए जाएंगे, नैरेटिव्स होंगे, की मैसेजेस होंगे, मीडिया किट्स होंगी, ये सब इनके प्लान्स में था। किस तरीके से ये भेजी जाएंगी। देखिए, पब्लिक तक ये कैसे भेजी जाएंगी, पब्लिक तक इनके थ्रू नहीं भेजी जाएंगी, पब्लिक तक ये भेजी जाएंगी संगत रीजनल ऑर्गेनाइजर्स के तहत। रीजन्स में जो इनके अलग अलग रीजन्स में जो इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके तहत ये जनरल पब्लिक तक भेजा जाएगा। मीडिया किट्स जो इन्होंने बनाई हैं, जो इनके लिए नैरेटिव्स हैं, प्लान्स हैं और प्रेस रिलीजेस हैं, वो मीडिया तक पे कैसे पहुंचेंगी, वो भी इन्हीं के तहत पहुंचेंगी। इसका मतलब ये दर्शाना चाहते थे कि ये लोग जो हैं, ये लोगों का ये मिशन इन्हीं लोगों का है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी में इन्होंने एक चीज लिखी है, द ग्रेटेस्ट लाई वी हैव कम टू बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स इज दैट वी आर नॉट यूनाइटेड। तो अगर आप यूनाइटेड हैं तो क्या हम यहाँ पे धनिया बो रहे हैं? आप लोगों का भंडाफोड़ तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन क्या है ना कि हम लोगों के यहाँ भी मीडिया ऐसा है, हम लोगों के यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इसे एक मुद्दा बनाकर गर्माती रहेंगी। ये चेक करते हैं हर समय कि इनकी ताकत कितनी है। ये कम्युनिस्ट, ये जेएनयू, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शाहीन बाग पर बैठने वाले और इनको बैठाने वाली पार्टी, ये हमेशा चेक करती रहती हैं कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग इनके साथ आ गए हैं, कितने लोग इनके साथ काम करेंगे और कैसे ये हिंदुस्तान को वापस गुलामी की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ये जो लोग हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं, इन लोगों का मेन काम है इन्फ्लुएंस इसलिए ताकि हिंदुस्तान को वापस मार्केट बनाया जा सके, इन्फ्लुएंस इसलिए ताकि एजुकेट किया जा सके इनके हिसाब से, इन्फ्लुएंस इसलिए ताकि लोग इनकी बताई हुई बातें या इनके बताए हुए तरीके से सोचें, जिससे आने वाले दशकों में इनके बिजनेसेस थ्राइव हो सके। इनके हिसाब से आप केवल मार्केट हैं और आपको मार्केट की तरह रहना चाहिए। क्या ये जो अलग अलग स्टेट्स में आके अपने क्राइम्स को छुपा के सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आती है, भूल जाती है कि कब वो शाहीन बाग के साथ बैठी थी, भूल जाती है कि जेएनयू के लड़कों के साथ वो लोग बैठे थे। क्या इन लोगों को अपनी इन हरकतों का जवाब नहीं देना पड़ेगा? और अगर हाँ, तो पूछिए इनसे सवाल, करिए इनका चेहरा लोगों के सामने जाहिर। मिलते हैं आपसे टैपिंग्स.live के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।